Hi everyone, welcome back to Shine Classes. First of all, good evening to everyone. Hi friends, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है बढ़िया होंगे, मस्त एकदम चंगे होंगे। अच्छे से रहिए फ्रेंड्स, स्वस्थ रहिए, खुश करिए सभी को, ठीक है। अच्छे से खुशियाँ पता है कैसे देंगे? जो एग्ज़ाम आप पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, उस पर अच्छा रिजल्ट लेके आइए। यही सबके लिए अच्छा, आपकी फैमिली के लिए, आपके लिए, मेरे लिए भी, कि मैंने मेहनत की, सब कुछ किया, बताया, सिखाया, बच्चे पास हुए, अच्छा लगेगा रिजल्ट देखने में। आज मैं यहाँ पे आपके लिए ना जो प्रश्न ये 52 सीरीज के अंतर्गत उतरी हैं वो हम करवा रहे हैं। एक दो सीरीज शायद मार्केट में और अवेलेबल है, सुनने में ऐसा है, मैंने देखा थोड़ा सा। तो अगर मुझे लगता है कि उसके अंदर नए क्वेश्चंस दिए गए हैं या पेपर उसके अंदर है, क्या है, अगर नया क्वेश्चंस रहेगा तो हम उसको परचेज करके खुद ही आप सभी को करवाएंगे, ठीक है। कोई अगर लिया हो तो भेज सकता है, नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि शांति, अंकित और ऐसे कुछ करके दो पब्लिकेशन और मार्केट में आया हुआ है। अगर मुझे लगा कि उसमें क्वेश्चन जेन्युइन हैं, सही हैं, तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर उसको भी कंडक्ट करवाएंगे, आपको चीज़ें हो जाएंगी। रिवीजन हमारा चल रहा है। हाँ, आपसे एक फ्रेंड से एक बात शेयर करनी थी कि एक फाइनल ईयर की लिस्ट जो एग्ज़ाम की होनी है वो जारी हुई है। वो आपके डीएलएड की नहीं है, उसमें डीएलएड का नाम नहीं मेंशन है, लेकिन ये है कि उसमें फाइनल जितने भी साल भर के एनुअल एग्ज़ाम, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी सेमेस्टर्स एग्ज़ाम होते हैं, उन सब का एक ब्यौरा है कि उसमें, क्योंकि यूपी बोर्ड का एग्ज़ाम हो चुका है, आईसी सीबीएसई का, आईसीएसई का, सबका, तो कुछ कुछ पेपर बचे हुए हैं, फिलहाल उनसे मतलब नहीं है हमें। लेकिन उन बीए बीएससी और भी जो फाइनल ईयर्स के हैं जिसका सेमेस्टर वाइज चल रहा है, उनका अप्रैल का एक लिस्ट जारी हुआ है कि अप्रैल में ये चीज़ होने की पूरी चांसेस है। तो उसी बेसिस में एक एजम्पशन है, बहुत श्योरिटी नहीं है, लेकिन एक एजम्पशन है कि पेपर हो सकता है। ठीक है। आप ये मत सोचिए कि मई में होगा, लग इसलिए नहीं रहा है क्योंकि मई में जब होने की बात है तो थर्ड सेमेस्टर वालों का जो 6 सेमेस्टर का टाइम ड्यूरेशन है वही नहीं कंप्लीट हो रहा है। तो जब तक वो नहीं कंप्लीट होगा तो कभी इतना बिना कंप्लीट हुए तो हुआ ही नहीं। उनका जून तक कंप्लीट हो रहा है, जून लास्ट तक। जुलाई में उनका जो है 7वां महीना चलने वाला है, तो ये 6 महीने का काउंटडाउन तो उनका मई में ख़त्म नहीं होगा। तो मई जिस बेसिस पे है, ये हो सकता है कि अगर आपका अप्रैल में नहीं होता है, क्योंकि अगर फाइनल ईयर वाले का होता है तो हो सकता है कि आपका मई में हो जाए, ये एक देखने को मिल सकता है। बट ये कि उनके साथ वाला रिस्क मुझे थोड़ा सा लग रहा है। फिलहाल देखते हैं, अभी रिजल्ट के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड है, तो आप उसके लिए बहुत परेशान ना होइए। मैं अगर चाहूँ तो इसके लिए स्पेशल ऐसा वीडियो बनाऊँ, ये बताऊँ, वो बताऊँ, तो फ्रेंड्स ऐसा मैं नहीं करने वाली हूँ, मेरे पास वक्त नहीं है। मेरे में वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम इसी में आपको ये बातें बता देते चलते हैं जो इंपॉर्टेंट, जैसे भी मुझे अपडेट मिलेगी कि हाँ ये बातें हैं, वैसे हम कहेंगे, नहीं तो आप परेशान ना होइए। अभी 1 महीने का इंटरवल लग रहा है, क्योंकि 1 महीने से पहले, मतलब 1 महीने निकलता है टाइम ड्यूरेशन कि हाँ एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कोई बात नहीं, जब भी होगा तभी से तब पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, क्या ही कर सकते हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न हमारे हो रहे थे, जो बचे हुए थे वो करेंगे। आप जुड़े हैं इस वक्त शानी क्लास साथ, मैं हूँ शानी, यहाँ से आप स्वागत करती हूँ। अगर कोई पहली बार आ रहा है, अभी तो आपने क्लासेस नहीं देखी, नहीं पढ़ा है, तो प्लीज़ बनी फटाफट देखना स्टार्ट करिए, स्पीड थोड़ा बढ़ा दिया करिए, तो समझ में आ जाएगा और चीज़ें कवर हो जाएंगी। नोट्स अगर आपको लेनी है तो आप टेलीग्राम पे कांटेक्ट करिए राज सर से, वहाँ से जाके अपनी बात करके प्रॉपर तरीके से उनसे बोल देगा आपकी हेल्प कर दे, तो हेल्प कर देंगे वो, और आप अपनी नोट्स को लेकर अच्छे से एंजॉय करिए, पढ़िए। आपको उनसे बोलना, वो तो आपको पूरा सब कुछ बताएंगे, लेकिन आपको उनसे बोलना पड़ेगा सर मेरी कुछ हेल्प कर दे, तो वो आपकी हेल्प जेन्युइनली करेंगे। मैंने उनको बोल रखा है कि बच्चों की हेल्प होनी ही चाहिए, अगर कोई बच्चा चाह रहा है तो उसकी हेल्प ज़रूर कर दो, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ देखते हैं क्या चीज़ें हैं। कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, आप लोग वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम पर भी शानी क्लास सर्च कर सकते हैं। मैंने आप लोग कहाँ तक पढ़ाया था, याद आ रहा है किसी को? ये सब करवा दिया था, हाँ ये सब हो गया था, ये भी हो गया था। उपेक्षा अपेक्षा, हाँ यहाँ से करना था, ये हमने यहाँ तक कर लिया था। हस्वर की मात्रा 2022 में पूछी गई है। लिपि, अनुस्वार, अनुस्वार और लिपि, हाँ ये कर तो लिया था। ऊष्वर्ण किसे कहते हैं, हस्वर किसे कहते हैं, ये 2022 में आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। 2022 का जो पेपर हुआ था उसमें परिभाषा आई थी, तो हो सकता है इस बार इसके बेसिस से दीर्घ वाली पूछ ले, प्लुत वाली पूछ ले, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, ये चलिए, ये 2019 का प्रश्न है। 19 में उपेक्षा और अपेक्षा, उपेक्षा का अवहेलना होता है और अपेक्षा का आशा होता है। दूसरा है सुधा और पंकज शब्द का अर्थ, सुधा का अमृत होता है, पंकज का कमल होता है। 2022 में आया हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। अर्थ भी लिखने को, शब्द के अर्थ भी लिखने को आते हैं, अर्थ और पर्यायवाची दोनों एक ही होती है, ठीक। नेक्स्ट है, यहाँ पर है जिसके नीचे रेखा लगाई गई हो वाक्यांश के लिए, तो उसको क्या कहते हैं, जिसके नीचे उसे रेखांकित कहते हैं। क्या कहते, तो कहते हैं ना कि निम्नलिखित रेखांकित शब्द का अर्थ बताइए, तो जिसके नीचे रेखा लगाई गई थी तो वो रेखांकित होता है। 2019 का आया प्रश्न है। अगर ऊपर लगाई गई तो शिरोरेखा होती है। नेक्स्ट है आकाश शब्द के 4 पर्यायवाची शब्द बताइए, तो आकाश का गग, नगन, गगन, अंबर, आसमान, व्योम, चुंब करके कई सारे हैं, तो ये 2019 में प्रश्न बना है। ओ और औ किस प्रकार के वर्ण हैं?
ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? तो ये दोनों स्वर कहलाते हैं। क्या है? स्वर है। 2019 का प्रश्न है। आगे चलिए, ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। श, ख, शाह। ये भी 2019 का प्रश्न है, बहुत सिंपल है। नेक्स्ट यहाँ पर संधि और संयोग शब्दों का विलोम शब्द है। संधि का विच्छेद है तो संयोग का वियोग होता है, मतलब संयोग मतलब मिलना, वियोग मतलब बिछड़ना। 19 का प्रश्न है। अभिव्यक्ति के साधनों के नाम लिखिए। तो मौखिक और लिखित। अभिव्यक्त का मतलब होता है प्रकट करना। आप कोई चीज़ बोल, जैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ा रही हूँ तो बोल कर प्रकट कर रही हूँ, तो आप एग्जाम में जब यही चीज़ आकर लिखेंगे तो आप लिख कर प्रकट करेंगे, तो दोनों का फर्क है। ये 2022 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा फ्रेंड्स, ये इतना ही है, ओके। तो ये आपका इतना ही पीडीएफ है, कोई बात नहीं। हम इसके आगे जो ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्न है फिर वो भी हम आपको इसी में से ऐड करके पढ़ा देते हैं, ताकि आपके ऑब्जेक्टिव वाले भी इसी में फिर आज ही शुरू कर देते हैं। जितनी भी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, फिर आगे यहाँ पर उसी के आगे बहुविकल्पी प्रश्न देख लेते हैं। 3-4 जो वो बचा था अति लघु उत्तरीय में, वो करवा दिया, बाकी ये देख लेते हैं तो यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और यहाँ पर ये मुझे सीरीज मिल गई थी काफ़ी दिक्कतों के बाद, क्योंकि जो भी मेरे पास अवेलेबल है सब बच्चों ने यहाँ तो टिक किया है, किसी ने कुछ किया है, तो वो क्लियर नहीं है। और बहुत सारे लोगों ने क्लियर इमेजेस नहीं भेजे, तो ये भेजा था अनुराग ने भेजा है, तो थैंक यू अनुराग, आपने भेजा एकदम क्लियर इमेज। अच्छा लगा कि आप समझ के आप भेजे, सीक्वेंस में भेजे, थैंक यू। चलिए फिर शुरुआत करते हैं इस प्रश्नों की। उसी के आगे पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा है। बताइए, छा वर्ण किन दो वर्णों के मेल से बना हुआ है? का और शा, का और खा, धा और चा, धा और धा, खा और धा। विच ऑप्शन इज बेस्ट? आप सभी को पता है, बिल्कुल भी हम टाइम को वेस्ट नहीं करना है, हमें फटाफट हर चीज़ को समझते हुए चलना है। आपको पता है का और शा। एक बात और ये ध्यान रखनी है कि ये वाला जो प्रश्न है ये अक्सर आता है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको भी इस बार भी यही वाला देखने को मिले। सो इसलिए फ्रेंड्स, आप थोड़ा सा तैयार रहिएगा ऐसे प्रश्नों को लेकर जो आपको ये ध्यान में रहे कि आपको, जैसे छा वाला ही है तो क्या सिर्फ संयुक्त व्यंजन छा ही थोड़ी रहा, बाकी जो शेष थे उनको भी आप बनाने का मतलब दिमाग में रखिएगा। एक प्रश्न दूसरा, यारा लावा व्यंजन कहलाते हैं ऊष्म, संयुक्त, अंतस, द्रविगुण। बताइए क्या होगा? यारा लावा क्या कहलाते हैं? आप सभी को पता है, हम जानते हैं कि यारा लावा जो है वो अंतस्थ व्यंजन कहलाता है, यानी कि इस प्रश्न का आपका बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिए, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 से, 41 से, 40 से, 36 है। आंसर क्या होगा यहाँ पर? तीसरा प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या कितनी है? आपको पता है, अभी हमने कल ही इस चीज को एकदम क्लियर करते हुए पढ़ा है। आपका यहाँ पर राइट आंसर 33 होगा। ए ऑप्शन तीसरे का सही होगा। आगे चलते हैं, जिनके पास पवन की सीरीज नहीं है तो परेशान ना हो, हम ये आपको भेज देंगे तो आप सभी लोग ले लीजिएगा। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? स्वर होती, ध्वनि होती है। ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन डी जो है वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं या क्या होती है? तो आपको पता है, राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा कि वर्ण होती है। डी ऑप्शन जो है, द ऑप्शन जो है वो सही होगा। पांचवा प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर है कि भाषा अभिव्यक्ति के साधन अपने किसके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं, इसको भी नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। जिनके पास सीरीज नहीं है पवन की, तो देख लें कि दोनों में सिमिलरिटीज लगभग रहती, कुछ कुछ चीजें चेंज रहती, नहीं तो सही है। भाषा अभिव्यक्ति के साधन क्या है? तो बोलकर और सुनकर, और बात दोनों, लिखकर और पढ़कर, इनमें से कोई नहीं। तो फिफ्थ में आपको चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? हाँ, भाषा को अभिव्यक्त करने का साधन, मीडियम, माध्यम, तरीका, जिससे आप अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सको, बता सको। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, सा वाला, क्योंकि बोलकर भी हम अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर पाते हैं, सुनकर भी कर पाते हैं, लिख कर भी कर पाते हैं, पढ़कर भी कर पाते हैं, तो ये यहाँ पे आपका इसीलिए सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। नेक्स्ट देखिए, वा वर्ण, वर्ण बा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंत, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी तल्लव, ऑप्शन सी ओष्ठ, ऑप्शन डी दंत। चलिए बताइए क्या होगा? बा है, बा से बकरी, इसका कहाँ से करते हैं, कहाँ से इसका उच्चारण स्थान होता है? बताइए। अच्छा प्रश्न है, आराम से हो जाएगा, पढ़ा है हमने, जाना है हमने, कर लेंगे। चलिए फिर फ्रेंड्स, बताइए क्या होगा? तो यहाँ पे आपको पता है ओ से, क्योंकि प फ ब भ म पा वर्ग में आता है, तो पा वर्ग का उच्चारण स्थान जो होता है वो ओस से होता है, आपकी होंठों से। नेक्स्ट, सेवंथ प्रश्न आज का है, ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आ ऑप्शन ओस, बा ऑप्शन दंत, स ऑप्शन तालव्य, दा ऑप्शन कंठ। बताइए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? सातवें का कौन सा प्रश्न सही होगा? ला वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? भूलना नहीं किसी को भी, ठीक है, क्योंकि किया हुआ है हमने, जानते हैं, हम पढ़ा भी है, बहुत बार हमने इन सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। आप खुद देख रहे हैं कि उच्चारण स्थान से लेके बहुत प्रश्न बनता है। तो इस प्रश्न का आपका एक ही ऑप्शन सही है, वो है तालव्य। क्या है? तालव्य, सी ऑप्शन, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? तो आपका सेवंथ का सी होगा, भूलना नहीं। बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट लेकर चलिए। क्लियर है? चलिए, इसी के साथ लाइक भी कर दीजिए फटाफट, जिन्होंने क्लास को अभी तक नहीं लाइक किया और अपने सारे क्वेश्चंस आज हो रहे हैं, सब कुछ कराया जाए तो लाइक तो बनता है। चलो कम ऑन फ्रेंड्स, रुकना नहीं है।
8वां प्रश्न आइए, निम्न में से हस्त ध्वनियाँ हैं, कौन सा इसमें ऐसा है जो हस्त स्वर है, मतलब ध्वनि है? ए, आ और ओ और ये ई, ये छोटी ई है, तो इनमें से कौन सा है? 8th में क्या ऑप्शन सही होगा बताइए? 8th में कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपको क्या उचित लग रहा है कि सही है? तो आपको पता ही है फ्रेंड्स ऑफ कोर्स कि यहाँ पर ये ई वाला ही होगा, बाकी सभी जो है वो दीर्घ हैं, तो आपका लास्ट होगा। निम्न में से हस्त स्वर नहीं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो हस्त स्वर नहीं है। यहाँ पे छोटी ई है, यहाँ पे छोटा आ है, यहाँ पे छोटा ऊ है, यहाँ पे बड़ा आ है, तो आपको पता है कि बड़ा वो दीर्घ स्वर है, वो हस्त स्वर नहीं है, तो इसमें भी आपका डी ऑप्शन, द ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट है, शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास होता है। शब्दों के शुद्ध उच्चारण का विकास कैसे होता है? ऑप्शन ए, वाचन शिक्षण के द्वारा, मतलब आप वाचन यानी कि बोलना सिखाओगे, बार बार सही उच्चारण सिखाओगे। लेखन शिक्षण के द्वारा, लिखना आप उनको सही सिखाओगे, या दोनों से इनमें से कोई नहीं। तो 10वें का एक ही ऑप्शन सही है, वो है आपका सी ऑप्शन। बोलने के द्वारा भी अगर शुद्ध उच्चारण की प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर तरीके से बोलने का प्रयास करते हैं, हर चीज़ें हमें समझ में आती है, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और लिखने के द्वारा भी हम हर चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। तो 10th में आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। आगे चलते हैं, ध्वनि के नियम का प्रारंभ किया। ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया है? ग्रासम ने, गियर्सन ने, चॉक्सी ने, भोलेनाथ तिवारी ने। बताइए क्या होगा? ध्वनि के नियम का प्रारंभ किसने किया? तो गियर्सन ने किया है, इसका बी ऑप्शन सही है। ये ध्यान रखिएगा कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, इसके बारे में बहुत चर्चा नहीं की गई। ध्वनि के बारे में, लिपि के बारे में है, लेकिन देख लीजिएगा, हो सकता है कि प्रश्न बन जाए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हिंदी में कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं, 12 बोलियां हैं, अनगिनत है, 13 जो क्या है? 12th में क्या होगा? एक अच्छा प्रश्न है ये, आपको नहीं पता हो तो जरूर पढ़िएगा, ऐसे प्रश्न टेट में बहुत बार आते हैं। आपका एक ऑप्शन इस प्रश्न का सही है, वो पता है क्या? सी ऑप्शन, 18 है। कितनी है? आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही है। आगे बढ़े इसी के साथ, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? आई होप नहीं होगी। नेक्स्ट फिर है, वर्ण द और या से मिलकर संयुक्त वर्ण क्या बनता है? घा, द्या, द्या और इनमें से कोई नहीं। 13 का क्या होगा? राइट आंसर बताइए, आंसर करिए आप सभी कि यहाँ पर आपके लिए क्या सही लग रहा है आपको। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? डू इट, कम ऑन फर्स्ट। आपको पता है कि जब भी हम 13 जो हमें दिया है, दा और या का जब संयोग करेंगे तो ये आपको द्या बनेगा। क्या बनेगा? द्या, विद्यालय वाला द्या, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट 13 में बा। नेक्स्ट है 14th है, जिन वर्णों का उच्चारण बिना आधा और अवरोध के होता है, बिना बाधा और अवरोध के होता है, वो वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर, व्यंजन, वर्णमाला, ए और बी दोनों। बताइए 14th प्रश्न बताइए क्या होगा? जिन वर्णों का उच्चारण बिना बाधा के, इसको कोई बाधा नहीं होती, दिक्कत नहीं आती, रुकावट नहीं आती है, और बहुत ही अच्छे से हो जाता है, तो आपको पता है एक ही ऑप्शन आपका बेस्ट है, वो है स्वर, ठीक है, जिनको किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ये खुद भी बहुत सक्षम होते हैं, बहुत बलशाली होते हैं। आगे चलिए, इसी तरह आप भी बनिए। निम्न में से कौन सा असत्य है? ता का ओष्ठ से उच्चारण होता है, शा का सूक्ष्म व्यंजन का शा ऊष्म व्यंजन है, फिर उसके बाद यहाँ पर फा ओस्ट है, ता ओस्ट है, छा, इसमें से कोई एक ऐसा है जो गलत है। अब वो बहुत अच्छा ऑप्शन, अच्छा है, ये क्वेश्चंस बढ़िया बना है, एक नए तरीके से बनाया गया है। तो 15th में क्या होगा? 15th में आपको क्या सही लग रहा है, क्या चूज़ करेंगे आप? बताइए आपको यहाँ पे 15th में कौन सा उचित है? तो फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि ये ता ही नहीं है, बाकी फा भी, सा भी और ये शा भी सारे के सारे सही हैं। ता जो है उससे नहीं होता है, आप ता का उच्चारण ओ से नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट, चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? तालव्य पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दंत, तीसरा ऑप्शन ओष्ठ, चौथा ऑप्शन दंतोष्ठ। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान किससे होता है? बताइए 16वें में क्या सही होगा? 16वें में क्या सही लग रहा है, क्या सही चूज करेंगे? कम ऑन फ्रेंड्स, जल्दी बताओ, गलत किसी को नहीं, किसका कितना सही हो रहा है। आज के काउंटडाउन से पता चलेगा कि आपने कितना रिवीजन किया, कितना पढ़ा है, क्या पढ़ा है, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो 16th बताइए फटाफट क्या होगा? चा वर्ग का आपको पता है कि तालव्य, ठीक है, का वर्ग कंठ, चा वर्ग ताल, टा वर्ग मूर्धा, तो पूरा ऐसे याद कर लो, बेस्ट रहेगा। नेक्स्ट 17वें प्रश्न पे है, बताइए निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? रा, वा, ल, या। पार्श्विक वर्ण कौन सा है? निम्न में से पार्श्विक वर्ण कौन सा है? या, रा, ल, व, या, रा, ला, व। पार्श्विक वर्ण की बात पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा कि ला है। क्या है? ला है। लुंठित की पूछता तब भी आपको ध्यान रखना है कि आपको रा दिखता है। कई सारे और मैंने बाद में क्रॉस चेक किया तो उसमें कई सारे और दिखते, लेकिन मेनली जो फेमस है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्छिप्त व्यंजन है? या, व, मा और भा, ड और ढा, शा, 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 हा। उच्छिप्त व्यंजन है, उच्छिप्त व्यंजन, छिपे हुए व्यंजन। बताइए 18th क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन उच्छिप्त व्यंजन है?
कौन सा ऑप्शन आपको सही है? तो आपको पता होना चाहिए कि आपका यहाँ पर डा और ढा उच्छिष्ट व्यंजन। उच्छिष्ट व्यंजन को द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं, जो कि सिर्फ पूरे वर्णमाला में इनकी संख्या की बात करते हैं तो वो 2 होते हैं और हमेशा किसी भी शब्द के प्रारंभ में या अंत में नहीं आते, ये हमेशा मध्यम में आते हैं, मीडियम बीच प्रयोग के। जैसे सड़क, आप सड़क लिखिए तो देखिए बीच में है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। 18 का आपका बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। जितना हमने अभी तक प्रश्न देखा, लगभग पढ़ते हुए हम सारी चीज़ को पढ़े हैं और आज प्रश्नों के रूप में भी देख ले रहे हैं, तो हमारा एक सब्जेक्ट में अच्छा कमांड तैयार हो जाएगा। इतनी उम्मीद है कि सब कुछ पढ़ा हुआ दिख रहा है। आगे बढ़ते इसी के साथ देखते हैं 19 प्रश्न। ज्ञा को वर्णमाला में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है संयुक्त व्यंजन, ऑप्शन बी है द्विगुण व्यंजन, ऑप्शन सी है स्वर, ऑप्शन द है व्यंजन। तो ज्ञा को क्या कहा जाता है? अब आप बताइए, आपकी बारी है, सही बताइएगा कि राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, आपको क्या उचित लग रहा है, आंसर करिए क्या सही है। तो फ्रेंड्स आपको बहुत ही क्लियरली पता होना चाहिए, तो ये एक संयुक्त व्यंजन है, ठीक है, छत्रंग ज्ञा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा अंतस्थ व्यंजन में नहीं है? या, र, ला, व, मा। तो आपको पता है कि 4 ही होते हैं, तो माँ जो है वो नहीं है। बहुत आसान सा प्रश्न है। वर्णमाला में किसे स्वर संघर्षी कहा जाता है? तो आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन का वर्ग को, दूसरा ऑप्शन टा वर्ग को, तीसरा ऑप्शन चा वर्ग को, चौथा ऑप्शन पा वर्ग को। किसको कहा जाता है? तो इस पर संघर्षी व्यंजन की संख्या हमने किसको दी है, याद आ रहा है? मैंने टेट की जो क्लास ली थी एक में, उसमें भी चीज़ क्लियर बताई थी। तो आप लोगों में से जिन बच्चों ने शुरू से मेरे साथ अगस्त से सितंबर से जुड़े हुए हैं और पूरी क्लासेस को पॉइंट टू पॉइंट देखते हुए आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं ना, उनको फिर कोई रोक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो अच्छे से पास हो जाएंगे, मेरी गारंटी। इतना उन्होंने मेरे साथ पढ़ के सुन लिया है ना कि उनको सारे एग्जाम्पल्स वगैरह बहुत अच्छे याद होंगे और बढ़िया पेपर लिख के आएंगे। बस राइटिंग का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये यहाँ पे पता है कि आपका 21 में सी ऑप्शन होगा, जो कि है चा वर्ग, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्न में से किस शब्द में शुद्ध मात्रा प्रयुक्त होती है? ऑप्शन ए है रेणु, ऑप्शन बी है रेणु, ऑप्शन बी सा है रेणु, ऑप्शन दा है रेणु। मात्रा है इसमें, वर्तनी वाली बात है। बताइए 22 में क्या होगा, कौन सा सही है? रेणु होता है, रेणु होता है बड़े की मात्रा होगा कि छोटे हो की छोटे हो की रेणु, या रेणु बड़े हो की मात्रा। तो 22 में क्या सही लग रहा है? तो यहाँ पर एक ही ऑप्शन अभी तक के लिए उचित बेस्ट सर्वोपरि है, वो है रेणु, सी ऑप्शन सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ऐसा कौन सा युग्मक है जो कंठ तालव्य है, जिसका उच्चारण कंठ मतलब कंठ से और तालव्य से मिलाकर होता है? ऑप्शन ए है ए और ए, ऑप्शन बी है चाचा, ऑप्शन सी है यावा, ऑप्शन दा है तथा। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है 23 का? कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। आज उम्मीद है कि बढ़िया रिस्पॉन्स मुझे देखने को मिलेगा, गलत नहीं करेंगे ना, इसलिए क्योंकि सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, गलत करने की कोई बात ही नहीं बनती है, तो आप गलत करेंगे कैसे, बताइए। तो यहाँ पर पता है वो है ए और ए, इनका उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ तालव से होता है। नेक्स्ट, अ वर्ण का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? ऑप्शन ए कंठोष्ठ, ऑप्शन बी दंतोष्ठ, ऑप्शन सी दंत, ऑप्शन डी तालव है। औ से औरत, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? 24। कम ऑन फ्रेंड्स, डू इट फास्ट। चलिए बताइए वो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है, वो है कंठोष्ठ। कंठ से और ओष्ठ को मिलाकर दोनों दो चार स्थानों का प्रयोग करके हम अ का चार स्थान बनाते हैं। नेक्स्ट चलिए, निम्न में से कौन सा स्पर्श संघर्षी है? ऐसा कौन सा है जो स्पर्श संघर्षी है? ऑप्शन ए का, ऑप्शन बी चा, ऑप्शन सी हा, ऑप्शन डी दा। दा में पा आ रहा है, बताइए निम्न में से कौन स्पर्श संघर्षी है? 25 में क्या सही होगा? तो एक ही ऑप्शन आपका बेस्ट है अभी तक के लिए, टिकाऊ है, उचित है, बेस्ट है 25। जल्दी से फ्रेंड्स, तो यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि इस पर संघर्षी की अगर बात कर रहा है तो क्या है 25 में क्या होगा पता है? चा ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा, चा ऑप्शन आपका सही होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। फा का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ से ऑप्शन ए कंठ, बी ऑप्शन तालु, सी ऑप्शन ओष्ठ और डी ऑप्शन दंत। 26 में क्या होगा? 26 में क्या होगा? फा का उच्चारण स्थान कहाँ से करते हैं, याद आ रहा है? फा सा ओ से, पा वर्ग में फा आता है, तो पा का उच्चारण स्थान ओ से होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन ऊष्म व्यंजन नहीं है? कौन इसमें से एक ऊष्म व्यंजन नहीं है? शा, सीटी वाला सा, प, सरदौल सा और रा ऊष्म व्यंजन नहीं है। निम्न में से कोई एक ऊष्म व्यंजन नहीं है। तो फ्रेंड्स एक बात ध्यान रखिएगा कि 27 में यहाँ पर आपको दो ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऊष्म व्यंजन नहीं की बात पूछ रहा है, तो शाखा साहा होता है, तो शाखा शाहा, तो ये वाला एक सा मिसिंग है और एक हा मिसिंग है, लेकिन यहाँ पर दोनों ऑप्शन गलत है, तो ये दोनों गलत होगा, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि इसमें हमें ऑप्शन गलत दिया है। तो 27 में आपका दो ऑप्शन गलत है, क्वेश्चन गलत है, ध्यान रखिएगा कि सीरीज में गलतियाँ देखने को मिलती हैं। आगे चलते हैं। संयुक्त स्वर है, संयुक्त स्वर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आ छोटा, छोटी, छोटा ऊ, री, बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ, ए, ए, ओ,
आ और बा दोनों इनमें से कोई नहीं। संयुक्त स्वर है जो कि एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुविकल्पी का बहुत सारे एग्जामों में भी आता है। 28 में क्या होगा, तो ध्यान रखिएगा संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि एक जैसे स्वर जब दो अलग एक जैसे स्वर मिलाकर बनते हैं तो वो संयुक्त स्वर होता है। जैसे आपको पता है कैसे, जैसे छोटा आ प्लस छोटा आ ये बनाकर बनता है बड़ा आ, ठीक है। छोटी ई प्लस छोटी मिलाकर बनता है बड़ी ई, तो ये क्या, ये संयुक्त स्वर कहलाता है क्योंकि इसमें दो स्वर मिले हुए हैं। समान स्वर, दो समान स्वरों को जब जोड़ के बनाया जाता है कोई तीसरा तो संयुक्त स्वर होता है। तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर इसीलिए सही होगा। क्लियर। 28 में आपका बी। 29 में वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, 4 होते हैं, 5 होते हैं, 6 होते हैं, 7 होते हैं। हम जानते हैं कि वर्णमाला में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है, याद आ रहा है कि भूल गए, ध्यान रखना 4 होती है। कितनी होती है, 4 होती है। आगे बढ़े, क्लियर है यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम। अब आएगा प्रश्न तो गलती नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, वर्ण शा ख शाह में कौन से व्यंजन है, ये कैसे वर्ण है, स्पर्शी है, संघर्षी है, दोनों है, कोई नहीं, ठीक है। कुछ कुछ पेजेस रहते हैं आप देखेंगे जो क्लियर नहीं रहते, इसी वजह से ये भी क्लियर नहीं है, कोई नहीं। आपके पास तो ऑलरेडी है ही है, नहीं है तो हम आपको बोल के बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि शाखा शाह जो है स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, स्पर्श संघर्षी व्यंजन के अंदर, इसलिए आ और वाई यहाँ पर, एक सेकंड फ्रेंड्स, नहीं, शाखा साहा जो होते हैं वो संघर्षी व्यंजन में आते हैं, स्पर्शी नहीं रहते हैं ये, ठीक है, वो चा की कैटेगरी होती है। ये आपका शाखा शाह बी ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बी ऑप्शन। आगे चलते हैं, संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है आपको पता है फ्रेंड्स, 4 होती है ऑलरेडी, ठीक, इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना। हंसपद चिन्ह कौन सा है, हंसपद चिन्ह 32 बा वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है कि ये वाला है। 12वें में क्या सही होगा, सॉरी 32 में आपका क्या सही होगा, तो आपको पता है हंसपद चिन्ह इसमें हमारा छूट जाता है तो वो आपका ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। तो क्या है, हंसपद चिन्ह का ये वाला ऑप्शन है। तो चिन्ह में विराम चिन्ह से आपको ध्यान रखना है। अर्धस्वर किसे कहते हैं, आ और ए और ओ को, ए और औ को, ई और ई को, ई और आ को और बड़ा आ को। अर्ध संवृत स्वर किसे कहते हैं, ये आपको टेट में मैंने पढ़ाया था बहुत ही क्लियर तरीके से। देखिए टेट में वहाँ पर जब बता रही थी तो बोला था कि आपको प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सीरीज में दिया है तो तैयार रखना जरूर, ठीक है। तो 33 में क्या होगा, अर्ध स्वर किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आ और ओ, ठीक है। 34 में आ जाओ, कंठ ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है कुर्सी में, खड़क में, मेज में और दवात में। कंठ ध्वनि का सही प्रयोग हुआ है 34, एक नया प्रश्न है ये, बताइए। जानते हैं कंठ ध्वनि में कैसे ले रहा है, कंठ ध्वनि का मतलब कि जिसमें जितने वर्ण हुए हैं वो सारे के का वर्ग से हो, तो इसमें सा आ गया है इसलिए नहीं होगा, इसमें ये गलत है, ये भी गलत, यही ख, ये ख ड़ और ये का, तो यहाँ पर ये जो है ये सही माना जाएगा। 34 में सी। आगे चलिए, लेकिन यहाँ ऐसा प्रश्न नहीं बनेगा। निम्न में से कौन सा मूर्धन नहीं है, ट ठ ड ढ, कौन सा इसमें टा ठा डाढ़ा में एक मूर्धन नहीं है, बताइए। का वर्ग कंठ, चा वर्ग ताल, ता वर्ग मूर्धा, तो टा वर्ग मूर्खी ता में आता है, ठीक है, टा वर्ग मूर्धा, का वर्ग कंठ, चा वर्ग ताल, ता वर्ग मूर्धा, टा वर्ग मूर्धा, पा वर्ग दंत, ता वर्ग दंत, पा वर्ग ओष्ठ, ठीक है। तो मूर्धन नहीं है, ट ठ ड ढ। वैसे फ्रेंड्स ये वाला तो सारा सही है ना, क्योंकि का वर्ग कंठ होता है, चा वर्ग ताल होता है, टा वर्ग मूर्धा होता है, तो टा ठ ड ढ ये सब सही है, जिसमें नहीं वाला कोई है ही नहीं, यही कहते हैं कि सीरीज गलत होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सारे तो दिए हैं इसमें, अंगा थोड़ी है, ये डा है डलिया वाला, और ये ढक्कन वाला ढा है, ये तो टावर में आता ही है, और टावर का उच्चारण स्थान मूर्धन से होता है, तो ऑप्शन गलत है, ध्यान रखिएगा। ध्वनि का उच्चारण स्थान, ध्वनि का उच्चारण स्थान किस आधार पर होता है, तालब पे, कंठ पे, दंत पे, ओस पे, तो ये भी देखो सभी के स्थान पर होता है, इसमें कुछ है ही नहीं जो टिक करने लायक नहीं है। तालब से भी होता है, कंठ से भी होता है, दंत से भी, ओस से भी होता है, तो इसमें क्या ही चूज करेंगे, ध्यान रखना, इसीलिए गलतियां होती है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, परेशानी होती है। दंतों से उच्चारित होने वाले वह व्यंजन कौन से हैं बताना है आपको। तो दंतों से क्या होता है, का और चा, पा, फा और वा और या और रा, ये तो हमने जब भी पढ़ा है दंतों से उच्चारण जो होता है हमेशा सिर्फ वा का होता है। दंतोष्ठ से, एक सेकेंड, नहीं अच्छा नहीं नहीं, वो वकारो दंतोष्ठ था, ये पहला ऑप्शन सही है क्योंकि इसमें ओष्ठ भी लिखा हुआ है, और पा वर्ग का जो उच्चारण स्थान है वो ओष्ठ से होता है, इसलिए दंतोष्ठ लिखा हुआ है, यानी कि वा और फा यहाँ पर आपका सही होगा। 37 में आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़े, अब आपको ध्वनि का उच्चारण स्थान के आधार पर होता है, ध्वनि का सारी ध्वनियाँ होती है, हर व्यंजन वर्ड की ध्वनियाँ होती है, तो इसमें कोई अलग नहीं है। एक बार क्रॉस चेक कर रही हूँ कहीं आगे पीछे कुछ गलत ना हो,
ठीक है, चलो। निम्न में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ से नहीं होता है? तो क, ग, घ, ढ का नहीं होता, ये आपको पता है, डी ऑप्शन होगा। निम्न में से संयुक्त वर्ण नहीं है, छ, त्र, ज्ञ और री। तो इसमें क्या नहीं है? संयुक्त वर्ण 39 में क्या होगा? गलत कोई नहीं करना, आपको पता है री नहीं है ना, ठीक है, बाकी सब सही है। ये आपका मूर्धन से होता है, री टू रसना मूर्धा। निम्न में से कौन सा सही है? ड ढ वर्णमाला में स्थान प्राप्त है, हाँ बिल्कुल, पहला तीसरा महाप्राण होता है, ये स्पर्श संघर्षी होता है, ये यारा लघु ऊष्म वर्ण है, यही गलत है क्योंकि ये ऊष्म व्यंजन नहीं होता है, ये आपका संयुक्त अंतस्थ व्यंजन होता है, ये तो ऊष्म व्यंजन में शाखा सहा आता है। तो 40 में आपका डी ऑप्शन होगा, ध्यान रखिएगा कौन सा सही है। अच्छा एक सेकंड, कौन सा सही नहीं है? तो ये वाला होता, अगर कौन से बात आ रही है कि कौन सा सही है, तो वो आपका ये सी ऑप्शन सही है कि चा छा जा जा, ये जो है संघर्षी व्यंजन होता है। यही सब चीज़ें ध्यान रखनी है कि सही है, नहीं सही है, गलत है, ऐसा चीज़ें फंसाता है हमें, हमें आई हुई चीज़ें कंफ्यूज कर देता है। ठीक है, तो 40 प्रश्न हमने कर लिया, बाकी शेष जो है वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में करवा देंगे, तो आपका हिंदी पवन से से खत्म रहेगा। फिर उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट किसी और सब्जेक्ट की पकड़ करेंगे, साइंस की करेंगे, जिसकी भी सब्जेक्ट की करेंगे, ताकि एक वो क्लियर हो जाए। तो आई होप सर फ्रेंड्स यहाँ तक क्लियर हुआ। फिर इसीलिए मैं सीरीज से फोकस नहीं करती, मैं इसी सीरीज़ का बहुत सपोर्ट भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हमारी पढ़ी हुई चीज़ को ना डाउट में क्रिएट कर देता है बहुत ज़्यादा। तो हमें डाउट हो जाता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब तक हमको पूरा क्लियरेंस ऑफ थॉट नहीं मिलता है। अभी राजन में आप इसमें बहुत सारा देखेंगे ना, तो इसमें कुछ टिक किया रहेगा, राजन में कुछ टिक किया रहेगा, तो और कन्फ्यूजन होती है। कोई नहीं, लेकिन बताएंगे, जो भी होगा सब देख लेंगे। क्लास अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, टाइम पर आएँ, देखें, समझें, जुड़ें, हर एक चीज़ बताई जाएगी। नोट्स लेना हो टेलीग्राम पर राज सर से कांटेक्ट करिए, अपनी नोट्स लीजिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। हर काम बेस्ट से बेस्ट होगा, घबराना नहीं है, पेशेंस रखिए, सब बढ़िया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।